बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? अभी तक आपने बहुत सारे लाइफ प्रोसेस पढ़े, जैसे न्यूट्रिशन, उसमें पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, बाकी के अन्य एनिमल कैसे भोजन लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद रिस्पिरेशन पढ़ा, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ा, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होता है। इसके बाद आपने एक्सक्रीशन पढ़ा। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हर एक एनिमल में, स्पेशली ह्यूमन बीइंग में, हमारा बॉडी का ऑर्गन कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड है। आपकी मर्जी से जब चाहे आप लिख सकते हैं, जब चाहे आप बोल सकते हैं, जब चाहे आप चल सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। भोजन जैसे लिया, अंदर में स्टमक में डाइजेशन शुरू हो गया। ये सारे प्रोसेस कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होते हैं, कैसे एक दूसरे से रिदम बना के काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, तमाम सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में हैं और सब बॉडी के लिए काम करते हैं। हाथ से, पैर से, ब्रेन से जो भी हम काम कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वो रेगुलेट कैसे करते हैं? तो हमारे बॉडी में दो तरह का सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। एक तो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और दूसरा क्या है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा क्या है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल ऐसा लगता है कि न्यूरॉन से, तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और केमिकल का मतलब कोई न कोई हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे बॉडी में एक तो न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम से रेगुलेशन हो रहा है, और दूसरा हार्मोनल सिस्टम से। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे? नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको क्या कहेंगे? नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या कहेंगे? हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम लोग थोड़ा बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। मींस नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस का मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट है न्यूरॉन। आप यहां देख सकते हैं, ये न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, यह साइटॉन है, साइटॉन में न्यूक्लियस है, और यह इसका एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन है। और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ लगा हुआ है, लेकिन माइलिन शीथ में जगह जगह गैप है ना, उसको रेनबियर हम नोड कहते हैं। और यहां पर जो एक्सॉन का लास्ट पॉइंट है, वो या तो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा या तो मसल से कनेक्टेड होगा। जैसे हम बोल रहे हैं, आप लिखना चाह रहे हैं, तो यहां से ब्रेन से मैसेज आएगा और यहां से न्यूरॉन टू न्यूरॉन अटैच है। जैसे कि बिजली का तार गया, टेलीफोन का तार गया, तो खंभे से खंभे तार जुटे हुए आपस में, एक ही तार शहर से लेके आपके घर तक तो पहुंचेगा नहीं। तो वैसे ही इस पूरे बॉडी में जो नेटवर्क है न्यूरॉन का, एक न्यूरॉन दूसरे से जुटा है। कैसे? एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट से, दूसरा का डेंड्राइट तीसरे के एक्सॉन। तो यहां पे एक डेंड्राइट यहां है, यहां पे दूसरे का न्यूरॉन भी लग सकता है, या कोई रिसेप्टर्स भी लग सकता है। और ये साइटॉन है, साइटॉन सेल बॉडी, और ये एक्सॉन है, और यहां पे क्या है? इंड है। इंड का मतलब नर्व एंडिंग है। अब जब हम बोल रहे हैं, आप कैसे, जैसे हम ही लिख रहे हैं, तो हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से मैसेज गया, और हम यहां पे नर्व से लिख रहे हैं, नर्व। तो ये मैसेज जब आया, तो हमारा ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फिंगर की। इसका मतलब कि नर्व का टर्मिनल पॉइंट मांसपेशी से लगा हुआ है, मसल सेल से लगा हुआ है। तो इसने मैसेज को किसने दे दिया? किसको दे दिया? मसल को। तो उस जंक्शन को क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर न्यूरॉन टू न्यूरॉन लगा है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं कहेंगे, उसको सिनेप्स कहेंगे।
और न्यूरॉन टू न्यूरॉन लगाए तो क्या कहेंगे? सिनेप्स। अब न्यूरॉन टू न्यूरॉन टाइटली कनेक्ट है तो उसको न्यूरल सिनेप्स कहेंगे, और थोड़ा गैप है तो उसको केमिकल सिनेप्स कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तो हो गया न्यूरॉन के बारे में। तो हमारा यूनिट क्या है? नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है बेटा? न्यूरॉन है। नर्व सेल, नर्व सेल में क्या क्या पार्ट है? साइटॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन, और इसके अलावा नर्व एंडिंग है। हम माइलिन शीथ तो उसके ऊपर लगा हुआ है, कवर है, सीमान सेल से बनता है। तो जरा देखते हैं, सपोज कर लीजिए यहां कोई रिसेप्टर है, और यहां रिसेप्टर जैसे हमारा स्किन है, यहां पे हम टच कर रहे हैं, तो जब टच करें तो यहां रिसेप्टर ने क्या किया? टच स्टिमुलाई लिया। टच स्टिमुलाई लेकर के अब उसको जो है क्या करेगा? नर्व इंपल्स में बदल देगा, और नर्व इंपल्स वहां के डेंड्राइट में आया, डेंड्राइट से साइटॉन में आया, साइटॉन से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से पास होकर आगे जाएगा। मान लीजिए अचानक से यहां पे कोई मॉस्किटो आ गया, वो बाइट कर रहा है, हाथ हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिसेप्टर ने रिसीव किया नर्व इंपल्स को, उसको स्टिमुलाई को नर्व इंपल्स में बदला, और वहां से सेंसरी नर्व से गया, सेंसरी नर्व से जैसे गया स्पाइनल गार्ड में गया, स्पाइनल गार्ड से मोटर नर्व फाइबर का किया, या फिर मैसेज दिया, हट गया। लेकिन ब्रेन को भी मैसेज गया, मच्छर तो काट लिया, लेकिन हाथ तब तक हट चुका है कि नहीं? तो ये जो है ये न्यूरॉन से होकर के ये मैसेज जाता है। तो न्यूरॉन के कौन कौन पार्ट हो गए? न्यूरॉन का पार्ट हो गया डेंड्राइट, ये डेंड्राइट हो गया, तमाम ब्रांच है। और इसके बाद इसको क्या कहेंगे? सेल बॉडी कहेंगे। और ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन कहेंगे। और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ लगी हुई है, और जगह जगह पे माइलिन शीथ में गैप है, उसको हम रेनवियर नोड कहते हैं। ठीक है ना? तो अब आपको ऐसा लगता है कि यहां पे मैसेज आया तो यहां से यहां कैसे पहुंचा? आखिर मैसेज गया कैसे? जैसे यहां पे बल्ब बटन ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, करंट तार से होकर के आ गया, बल्ब लाइट जल रही है, तो वायर नहीं होता तो नहीं आता। तो वैसे ही इसके अंदर जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म है, उसके अंदर भी लिक्विड, जैसे आप रिफिल से लिख रहे हैं तो रिफिल के अंदर स्याही है, तब तो लिख रहे हैं ना। तो यहां भी इसके अंदर में क्या है? एक्सोप्लाज्म है। अब एक्सोप्लाज्म में सोडियम जो है बहुत कम होगा, लेकिन पोटेशियम ज्यादा होगा। और उसके बाहर जैसे यहां पे एक्सोप्लाज्म है, इसमें पोटेशियम ज्यादा है, क्लोराइड आयन भी अमाइनो एसिड है। तो क्लोराइड आयन क्या है? निगेटिवली चार्ज है, और पोटेशियम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। सोडियम आयन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है। सोडियम आयन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये अंदर की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा है बाहर टिश्यू फ्लूइड में। ये तो न्यूरॉन है ना, तो इसके बाहर टिश्यू फ्लूइड ही तो है, और इसके अंदर में एक्सोप्लाज्म है, और इसके अंदर में पोटेशियम आयन 25 गुना ज्यादा है। क्लोराइड आयन बाहर भी है, अंदर भी, अमाइनो एसिड बाहर भी है, अंदर भी है। लेकिन सोडियम बाहर ज्यादा है टिश्यू फ्लूइड में, और पोटेशियम अंदर ज्यादा है। तो नॉर्मल कंडीशन में इस एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की जो ये मेम्ब्रेन है, इसको एक्सोलेमा कहते हैं। तो बाहर में क्या है? सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन भी होगा, एमाइनो एसिड भी होगा, सब निगेटिवली चार्ज। लेकिन अंदर में क्या है ज्यादा? पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन भी है, निगेटिवली चार्ज, एमाइनो एसिड भी है, सब है। लेकिन यह जो मेम्ब्रेन है, यह जो न्यूरिलेमा है, यह नॉर्मल कंडीशन में केवल पोटेशियम के लिए परमिएबल है। जैसे कंप्यूटर लैब में चैनल लगा है, अगर चैनल बंद भी है तो मक्खी मच्छर तो जा सकते हैं ना, लेकिन हम लोग कब जाएंगे? जब चैनल खुलेगा। तो यहां पे नॉर्मल कंडीशन में ये जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है, माने नर्व इंपल्स यहां से यहां आया तो यहां से यहां कैसे पहुंचा, ये मैं बता रहा हूं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू एक्सॉन कैसे पहुंचा, संदेश कैसे पहुंचा? तो यहां पे जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया कि नॉर्मल कंडीशन में डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब जो जहां ज्यादा है वहां से कहां जाएगा? कम की ओर जाएगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें डस्ट ज्यादा है, अब यहां हम डस्टिंग कर रहे हैं, तो डस्ट कहां जा रहा है? अंदर। यहां पे क्या है?
पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो सारा का सारा पोटेशियम आयन बाहर डिफ्यूज हो गया। लेकिन बाहर में तो सोडियम आयन भी है, तो सोडियम आयन कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज, और पोटेशियम भी चला गया, तो यहां पे किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां पे क्लोराइड आयन, निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड अट्रैक्ट हो गए। तो अब जो है कंडीशन क्या बन गई? पोलराइजेशन। इसको क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब कि बाहर में पॉजिटिव चार्ज, अंदर में निगेटिव चार्ज, पूरे मेम्ब्रेन के चारों ओर, अंदर में निगेटिव चार्ज, बाहर में पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं बच्चों? रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग पोटेंशियल में बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर निगेटिव चार्ज, इसको पोलराइजेशन कहेंगे। लेकिन अचानक से जैसे यहां पे टच हुआ, या कोई पिन आके लगा, या कुछ भी स्टिमुलाई मिला, तब तो अब यहां मेम्ब्रेन क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। जैसे यहां से मैसेज आया तो एक्टिव हो जाएगा। अब जब जैसे कोई स्टिमुलाई आया, नर्व इंपल्स आया, तो वो क्या करेगा? वो चैनल खुल जाएगा। जैसे कंप्यूटर लैब में आपको पढ़ाने जाना होगा, मैडम को पढ़ाने जाना होगा, सर को पढ़ाने, तो क्या करेंगे? खोलेंगे उसको। तो यहां पे जैसे ही स्टिमुलाई आया, जैसे ही स्टिमुलाई आया, तो एक गेट एक्साइटेड, मेम्ब्रेन क्या हो गया? एक्साइटेड। तो अब यह जो सोडियम चैनल था, वो सोडियम के लिए भी खुल गया। तो इसको क्या कहेंगे? एक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल में क्या हुआ? अब सोडियम अंदर आ गया, तो यहां पर बाकी हर जगह पॉजिटिव चार्ज है और अंदर निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर भी पॉजिटिव निगेटिव था, लेकिन अंदर सोडियम आ गया तो बाहर क्या पॉजिटिव चार्ज रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो जब बाहर निगेटिव हो जाएगा, तो यहां पे अंदर पॉजिटिव होने से 70 मिली वोल्ट, पहले अंदर में -70 मिली वोल्ट, अभी पॉजिटिव 70 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो गया। किसके आने से? सोडियम के आने से। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में सोडियम चैनल क्या हो गया? खुल गया। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा? पहले बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव था, डीपोलराइजेशन में अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया। तो मैसेज तो अंदर से ही जाना है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहां अपीयर होना चाहिए? अंदर। तो सोडियम जैसे आया, यहां 70 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिकल करंट अपीयर हुआ। अब ये तेजी से भगा। जब तेजी से भगा, यहां से यहां तक आया, यहां तो सोडियम आ नहीं सकता, कवर लगा हुआ है। भाई आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो जहां गेट है वहीं से जाएंगे ना, कि कहीं से चले जाएंगे? तो यहां पे जहां खुला हुआ है, अब यहां से भगा क्या? मैसेज, नर्व इंपल्स यहां तक आया, तब तक ये मेम्ब्रेन, यहां का भी सोडियम चैनल खुल गया। अब यहां से भी सोडियम आ गया अंदर, तो मान लीजिए यहां से आगे बढ़ा, अब यहां पे यहां का सोडियम चैनल खुल गया, तो यहां पे अब सोडियम अंदर आ गया, तो बाहर फिर निगेटिव चार्ज, तो रीजनरेटिव, फिर यहां 70 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिकल करंट अपीयर हो गया। फिर जब ये आगे बढ़ेगा, तो फिर यहां का भी चैनल खुल गया, फिर यहां, ठीक है ना? तो इस तरह से रीजनरेटिंग करंट सिस्टम के द्वारा, माने यहां से जनरेट हुआ, यहां आया, यहां से यहां, कंगारू देखते हैं कैसे कूदता है, कंगारू यहां से कूद के यहां आता है, यहां से कूद के यहां आता है, यहां से कूद के यहां आता है। इसको साल्टेटरी ट्रांसमिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? साल्टेटरी। कहीं लिख लीजिए। इस तरह के नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन को क्या कहेंगे बच्चों? साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। इसको साल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कहेंगे। नर्व इंपल्स जनरेट कैसे हुआ? जब कोई स्टिमुलाई मिलेगा, यहां स्टिमुलाई मिला तो यही जनरेट हो जाएगा, और ये आगे आएगा, जैसे आया नर्व इंपल्स, यहां पर जो है सोडियम आयन अंदर आएगा, क्योंकि सोडियम चैनल खुल गया एक्सोलेमा का। अब सोडियम चैनल खुलने से सोडियम अंदर आया, 70 मिली वोल्ट पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ा, फिर जहां रेनबियर नोड है फिर वहां आ गया सोडियम, फिर इस तरह से कहां तक जाएगा? एंड तक जाएगा, एंड तक जाएगा। तो उस न्यूरॉन के एंड तक जाएगा, सिनेप्टिक नोड तक जाएगा। तो ये तो हो गया ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू एक्सॉन। लेकिन अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा? थ्रू सिनेप्स जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू सिनेप्स देखा। जैसे आप कंप्यूटर लैब में गए तो बाहर आएंगे तब तो दूसरा क्लास उसमें जाएगा ना, कि आप उसी में रहेंगे, दूसरा क्लास कैसे पहुंचेगा? तो यहां पे सोडियम अंदर आ गया,
पोटेशियम बाहर चला गया, पोटेशियम अंदर ज्यादा था तो बाहर चला गया, सोडियम बाहर ज्यादा था तो अंदर आ गया। अब ये बाहर कैसे जाएगा सोडियम? तो कोई जो चीज जहां कम है, ज्यादा की ओर जाना होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगाना होगा ना। पानी को आपको यहां से नीचे गिराना है तो ज्यादा एनर्जी नहीं, छत पे ले जाना हो तो एनर्जी लगेगी ज्यादा। तो यहां पर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता जो है। इसके मेम्ब्रेन में एंजाइम होते हैं, उनको सोडियम पोटेशियम पंप एंजाइम कहते हैं। अब जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप एंजाइम यहां से बाहर से 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम का पकड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर चला गया है ना। पोटेशियम कहां चला गया है? बाहर। तो ये 2 मॉलिक्यूल को पकड़ा और जैसे अंदर की तरफ फेस करेगा तो 2 पोटेशियम कहां चला आया? अंदर। अब जब अंदर की तरफ फेस किया तो 3 सोडियम को क्या करेगा? यहां से पकड़ लेगा अंदर से, क्योंकि सोडियम तो अंदर है, अंदर आ गया है नर्व इंपल्स को क्रिएट करने के लिए। अब जब ये बाहर की तरफ फेस करेगा, तो कितने सोडियम को बाहर कर देगा? 3 सोडियम को क्या करेगा? बाहर कर देगा। 3 सोडियम को बाहर कर देगा। अब फिर बाहर से किसको पकड़ेगा बच्चों? पोटेशियम आयन को। कितने पोटेशियम को पकड़ लेगा? 2 को पकड़ लेगा। और फिर 2 पोटेशियम को कहां भेज देगा? अंदर भेजा है ना। और फिर जब अंदर की तरफ फेस करेगा तो फिर किसको पकड़ लेगा बेटा? फिर सोडियम को पकड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए किसको बाहर करना होगा? सोडियम को बाहर। इलेक्ट्रिकल इंपल्स देने के लिए सोडियम अंदर आया था, लेकिन अब इसको बाहर ले जाना है, तो फिर यहां से पकड़ करके फिर 3 सोडियम को क्या कर दिया? बाहर। लेकिन 2 पोटेशियम को अंदर करने के लिए, 3 सोडियम को बाहर करने के लिए यहां पे 1 एटीपी एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। माने 2 पोटेशियम को अंदर करना है और 3 सोडियम को बाहर करना है, 1 एटीपी एनर्जी खर्चा होगी और तब जाकर के यह क्या होगा? यह सोडियम पोटेशियम पंप होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जैसे ही नर्व इंपल्स गया, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है। फिर सोडियम चला गया बाहर, पोटेशियम आ गया अंदर, फिर पोटेशियम भाग जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो चैनल खुला है। और फिर बाहर पॉजिटिव चार्ज, नीचे निगेटिव चार्ज, फिर कोई मैसेज आएगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल, फिर सोडियम अंदर आएगा, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स अपीयर होगा, आगे बढ़ते रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। समझ में आ गया?